हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। देखिए, पिछला क्लास में हम लोग लेखक तक पढ़े थे ना, विदेशी लेखक का वर्णन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग डायोनीसियस तक हो गया था शायद। या फिर अभी तो हमको याद नहीं आ रहा कि डायोनीसियस तक हुआ था या कि नहीं, तो फिर से हम डायोनीसियस से बताएंगे और उसके आगे से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ रहे थे हम लोग सब डायोनीसियस, जो कि 5th नंबर पे था, 5वां नंबर पे। ठीक है, जो जिसका नाम था डायोनीसियस। डायोनीसियस। अब इसके बारे में क्या जानकारी है तो देखिए, बने रहिएगा। सबसे पहला तो ये मिस्र नरेश जो फिलाडेल्फस था उसका राजदूत था। किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश, जिसका नाम था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस, याद रखना, ये सब बार बार एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। इसका क्या था? ये राजदूत था, है ना, राजदूत था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था डायोनीसियस? तो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था। तो डायोनीसियस को किसने भेजा था? तो मिस्र नरेश भेजा था, फिलाडेल्फस ने। कहा? भारत में। और किसके दरबार में आया था ये? तो अशोक के दरबार में आया था। अब आगे चलते हैं, 6 नंबर पे जो है वो टॉलमी हो जाएगा। टॉलमी के बारे में एक जानकारी है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो टॉलमी के द्वारा। देखिए, बुक लिखा गया है, टॉलमी है, इसका एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है भारत का भूगोल। याद रखना, ये सब बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर जो है उसको प्लिनी के बारे में पढ़ेंगे। प्लिनी के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसने बस एक पुस्तक लिखा था, नेचुरल हिस्टोरिका। बस ये जानना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की। ये सब याद करने लायक है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब 8वां नंबर पे जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा रोचक है और अच्छा है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लेंगे, ठीक ना, जैसे कि इसका जो नाम है मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज इसका नाम है, नाम याद रखिएगा। अब ये कौन था भाई जिसका हम इतना वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं? तो देखिए, मेगास्थनीज के बारे में बस पहले इतना जानिए शुरुआती कि ये आया था, ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक है। अब ये क्या था कि जो मेगास्थनीज था ना, वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का क्या था? तो राजदूत था। और इस सेलुकस निकेटर कौन था भाई? तो अलेक्जेंडर सिकंदर का राजदूत था, ठीक है ना। सिकंदर का राजदूत था, ठीक है। यानी कि सिकंदर का राजदूत सेलुकस निकेटर, और इसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि ये मेगास्थनीज जो है, इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, है ना। इंडिका नाम याद रखिएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज का, ठीक है ना। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। अब 9 नंबर पे जो है एक पुस्तक का नाम देखेंगे। कितना? 5, 6, 7, 8। एक अगला देखते हैं, यहां बताते हैं। देखिए, 9 नंबर पे एक पुस्तक का नाम आता है, बुक, ठीक है ना, जिसका नाम है पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या नाम है? पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन
इरिथ्रियन सी। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं, पता ही नहीं चला है कि इसका लेखक कौन है ना। तो अज्ञात लिख देते, इसका लेखक के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। और इसके इस जो पुस्तक है इसमें किसका विवरण मिलता है, ठीक है ना। विवरण किसका मिलता है भाई? तो इसमें इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का वर्णन मिलता है, हिंद महासागर का वर्णन मिलता है। चलिए, अब जितने प्रश्न आने होते हैं वो इतने से ज्यादा तो आएंगे ही नहीं जनरली, ठीक है ना। ये अगर आप इतना याद रखते हैं तो सारा डायमेंशन क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अन्य लेखक है ना। हमने अरबी लेखक पढ़ा दिया, चीनी लेखक पढ़ा दिया, रोमन यूनानी पढ़ा दिया। अब अन्य लेखक 4 है तो उसको देखते हैं। अब अन्य लेखक जो है, देखिए अगला हेडिंग देने जा रहे हैं अन्य लेखक। अन्य लेखक, इसमें क्या खास है भाई? तो इसमें ज्यादा नहीं, ओनली 2 लेखक के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। पहला तारानाथ के बारे में, तारानाथ ये कौन था? तो देखिए ये तिब्बती लेखक था, ये तिब्बत से आया हुआ था, है ना। तिब्बती लेखक, तिब्बती लेखक। और इसका क्या है भाई? तो इसने एक पुस्तक लिखा था, है ना, बुक लिखा था, जिसका नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर, ये एक ही पुस्तक नहीं, अलग अलग पुस्तक है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग पुस्तक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंग्यूर और तंग्यूर किसके द्वारा लिखा गया है? तो तारानाथ के द्वारा, ठीक है ना। अभी अन्य लेखक में पढ़ रहे हैं। और कंग्यूर और तंग्यूर में क्या लिखा गया है भाई? तो भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? तो भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये पहला लेखक समाप्त। अब अगला है जो मार्को पोलो के बारे में बात करेंगे। दूसरा मार्को पोलो, एग्जाम में ये दोनों से ही ज्यादा पूछा जाता है और तो हम आज तक देखे ही नहीं है, ठीक है ना। मार्को पोलो, मार्को पोलो के बारे में क्या खासियत है कि ये वेनिस का रहने वाला था। वेनिस, ये वेनिस का रहने वाला था। और क्या खास है भाई? तो यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कहाँ आया था? तो यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और इसके बारे में क्या है भाई? तो इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है ना। जो इन्होंने विवरण दिया है, तो अगर इसका विवरण किसके इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है? तो पांड्य इतिहास की जानकारी, है ना, की जानकारी के लिए उपयोगी होता है। इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है ना। तो अन्य लेखक में किसको यानी तारानाथ और मार्को पोलो के बारे में। इसी के साथ आज हमारा पहला यूनिट जो है लूसेंट का वो समाप्त होता है, ठीक है ना। देखिए लूसेंट फर्स्ट यूनिट समाप्त। अब आगे दूसरा चलेंगे, है ना। जैसे कि देखिए हम इसमें क्या हो गया खत्म, तो हमारा धर्म ग्रंथ खत्म हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ खत्म हो गया, है ना। विदेशियों का विवरण खत्म हो गया। अब पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर बनेगा इस पे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए देखिए क्या पढ़ना है। अब
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, देखिए इसमें हम दो साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। दो साक्ष्य, पहला साक्ष्य जो होगा वो होगा अभिलेख। अभिलेख में बहुत सारी बातें लिखी होती है, जिससे इतिहास जानने का एक स्रोत में हम इसको रखते हैं, है ना। अगर इससे कोई जानकारी हमको नहीं मिलता तो क्यों हम इसको रखते इतिहास जानने के स्रोत में। तो अभिलेख के बारे में पहले देखेंगे, और दूसरा नंबर पे जो है सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्का के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखिए अभिलेख में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो देखिए सबसे पहला अभिलेख जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है एशिया माइनर। एशिया माइनर का कौन सा अभिलेख, तो बोगाज कोई, है ना, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। इस बोगाज कोई अभिलेख जो है इसमें 4 देवता का अभिलेख मिलता है, 4 देवता का वर्णन मिलता है ना, 4 देवता का वर्णन मिलता है। वो चारों देवता कौन है भाई, तो सबसे पहला देखिए इंद्र, फिर आता है मित्र, फिर आता है वरुण और नासत्य। ये 4 देवता का वर्णन कहाँ मिलता है, तो एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख में, ठीक है ना, याद रखना है ये सब बात। अगला आता है अभिलेख हाथी गुम्फा, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखें हाथी गुम्फा अभिलेख कौन बनवाया था, तो देखिए कलिंग राजा खारवेल था, कलिंग का राजा था उस समय, कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि हाथी गुम्फा का क्या विशेषता है। तो हाथी गुम्फा का क्या विशेषता है भाई, तो सबसे पहला बार भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिला है, ठीक है ना। याद रखिएगा सबसे पहला भारतवर्ष का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिला है, तो हाथी गुम्फा के अभिलेख में मिला है। अब आगे आता है देखिए नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का क्या बात है, तो किसके द्वारा बनवाया गया था भाई, तो गौतमी बलश्री के द्वारा बनवाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है, तो भारतवर्ष का सबसे पहला बार उल्लेख हाथी गुम्फा में ही मिला, कलिंग राजा खारवेल बनवाए थे। एशिया माइनर का जो बोगास कोई अभिलेख है उसमें 4 देवताओं को वर्णन मिलता है, इंद्र मित्र वरुण और नासत्य। नासिक अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया, तो गौतमी बलश्री के द्वारा बनवाया गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये है जूनागढ़ अभिलेख, है ना। देखिए ये नासिक हो गया, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्र दामन के द्वारा बनवाया गया था, रुद्र दामन, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं ये सबसे एकदम लगातार, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं मंदसौर अभिलेख। जूनागढ़ हो गया, नासिक हो गया, अब आते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा भाई, तो मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा, मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था मंदसौर का अभिलेख। और इसमें किसका विवरण मिलता है, तो रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रश्न आएगा कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे ग्वालियर का अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख।
देखिए ग्वालियर का अभिलेख जो है प्रतिहार जो राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो प्रतिहार नरेश किसके द्वारा? भोज। प्रतिहार वंश के राजा थे भोज, उनके द्वारा ग्वालियर अभिलेख बनवाया गया था। अब आता है ऐहोल अभिलेख, है ना। ऐहोल अभिलेख, इसमें क्या खासियत है? तो बस ज्यादा कुछ नहीं, याद रख लीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया था, बस इतना याद। एक लास्ट है, वो भी जरा देख लेते हैं। एक है प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक है ना, याद रखिएगा, नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा बनवाया गया? तो समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि ये संगीत प्रेमी था, है ना। जो ये अपना सिक्का ढलवाया था तो उस पे अपना फोटो बनवाया था, है ना, अपना चित्र बनवाया था और बीना बजाते हुए बनवाया था। तो इसके बारे में आगे देखेंगे जब सिक्का का बात चलेगा ना। हम अभी दो बात बोले थे, अभिलेख में बस इतना ही था, इससे ज्यादा अब अभिलेख में नहीं जानना है, ठीक है। और जब अगला जो है सिक्का पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और फिर आगे चल जाएंगे। तो अब सबसे पहले ही हेडिंग दिलाता है सिक्का। सिक्के में क्या जानकारी जानना है भाई? तो देखिए सिक्का जो है सबसे प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है। सबसे प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। अब प्राचीन में आहत सिक्का कहा जाता है। तो एक और बात है कि साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता है ना। साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता है? तो कारसापर्न कहा जाता है। कारसापर्न कहा जाता है, और साहित्य में कहा जाता है ना। और प्राचीन में आहत और साहित्य में कारसापर्न। अब एक बात सिक्के के बारे में ये जानना है कि एक जगह का नाम है आरिकामेडु। आरिकामेडु जो कहाँ पड़ता है? तो पुदुचेरी में पड़ता है। आरिकामेडु जो है ये जगह पुदुचेरी में पड़ता है, पुदुचेरी में। अब इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पुदुचेरी से ही रोमन सिक्के का अवशेष मिला है। रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। उस जगह का नाम क्या है? तो पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी कहा तो आरिकामेडु में क्या मिला? तो रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक। अब देखिए सिक्के के बारे में एक खास बात और है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया? सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया भाई? तो हिंद यूनानी चलाए थे। हिंद यूनानी चलाए थे। एक और बात जानिएगा कि सबसे ज्यादा शुद्ध, देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। एक बात है कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया था? सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्के का किसने चलवाया था भाई? तो गुप्तों ने चलाया था, है ना, गुप्त वंश ने चलाया था। एक बात, अच्छा इतना में तो हम एक बात भूल ही गए कि देखिए अभिलेख के अध्ययन को नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, नोट में नीचे। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अब ये हो गया आपका खत्म। देखिए सिक्का, सबसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के।
साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता है, तो कार्शार्पण कहा जाता है। ठीक है। एक जगह है आरिकामेडू, पुदुचेरी में है, यहीं से रोमन सिक्के मिले हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानी चलाया था। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। और सबसे ज्यादा सिक्के सोने के सिक्के किसने, तो गुप्तों ने चलाया था, है ना, गुप्त वंश के शासकों ने चलाया था। सिक्का खत्म, अभिलेख खत्म, ऐतिहासिक ग्रंथ और क्या खत्म हो गया, धार्मिक ग्रंथ खत्म हो गया, और विदेशी यात्रियों का विवरण भी खत्म हो गया। तो ये यूनिट हमारा समाप्त, यूनिट हमारा समाप्त। ठीक है ना। चलिए